दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के बारे में, है ना। तो इनका जीवन परिचय क्या था, कैसे था, है ना। इनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई, चुनौती आई और भारत के इतिहास के संदर्भ में इन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, है ना। देखिए, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को हुआ था, है ना। कब हुआ था यहाँ पे? 23 मार्च 1910 को। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया। 1910 में हुआ, देखो यहाँ पे डेट कैसे याद रखना है। और 1967 में क्या हो गया, यहाँ पे मृत्यु हो गई। मतलब जिए तो जिए कितना अपने यहाँ पे 57 ईयर जिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 57 साल जिए बस। तो राम मनोहर लोहिया 23 मार्च 1910, है ना। उत्तर प्रदेश, जिला फैजाबाद, अकबरपुर कस्बे में इनका जन्म हुआ था ना। उत्तर प्रदेश जिला क्या बोला? फैजाबाद। कस्बा क्या बोला मैंने यहाँ पे? अकबरपुर कस्बे में उनका जन्म हुआ था ना। वैश्य परिवार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे क्षुद्र तो नहीं है, वैश्य हैं, है ना। तो चलो भाई, यहाँ पे इनको जो अस्पृश्यता का दंश बहुत कम झेलना पड़ेगा, है ना। झेलना पड़ेगा पर कम मात्रा में, है ना। और यहाँ पे वैश्य परिवार में जन्मे। और लोहिया का उपनाम कैसे पड़ा यहाँ पे? लोहिया इसलिए मिला क्योंकि इनके परिवार के अनेक पीढ़ियों से लोहे का व्यापार चला रहा था ना। क्योंकि इनके दादा परदादा क्या करते थे? लोहे का काम करते थे, लोहे का व्यापार करते थे, इसलिए इनका सरनेम क्या पड़ गया यहाँ पे? लोहिया पड़ गया। अपने पिता श्री हीरालाल से उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना, मतलब उनमें राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी हुई थी और उन्होंने इसको अपने पिताजी से लिया था। अभावग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति है, मतलब जो व्यक्ति अभावग्रस्त हैं उनके प्रति सहानुभूति रखने का उनका विचार था। वह एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जो जातिवाद के पूर्वाग्रह से रहित था ना। मतलब जातिवाद के पूर्वाग्रह था वहाँ पे नहीं था, है ना। वो ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे उनको जातिवाद ज़्यादा देखना नहीं पड़ा। भले ही यहाँ पे वैश्य जाति के थे, तब भी उनको यहाँ पे जातिवाद का पूर्वाग्रह देखने को नहीं मिला। अब देखिए उनकी मतलब यहाँ पे शिक्षा, है ना। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से बीए ऑनर्स किया, है ना। क्या किया यहाँ पे? बीए ऑनर्स किया। और 1932 में बर्लिन जर्मनी के, देखिए सबसे पहले बात तो कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से यहाँ क्या किया? बीए ऑनर्स किया। चलो भाई, इनका बीए हो गया। अब 1932 में बर्लिन, है ना, बर्लिन जर्मनी में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की। इसकी पीएचडी, है ना। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय की इसकी उपाधि धारण की पीएचडी, है ना। सन 1934 में उन्होंने कलकत्ता से कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका निकाली। कहाँ से? कलकत्ता से क्या निकाली यहाँ पे? कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका। कहाँ से निकाली? कलकत्ता से निकाली, है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका कहाँ से निकली यहाँ पे? कहाँ से निकली? कलकत्ता से निकली ना। ये अपने को चलो भी याद हो गया। और उसी वर्ष कांग्रेस समाजवादी पार्टी, है ना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी थी। तो इसे गठन में भी उन्होंने क्या किया? यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। जर्मनी में लोहिया ने मार्क्स एवं हेगेल के विचारों का क्या किया? यहाँ पे अध्ययन किया। किसका? मार्क्स और हेगेल। तो मतलब कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि लोहिया मार्क्स और हेगेल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। सन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यहाँ पे कांग्रेस द्वारा स्थापित विदेश विभाग का मंत्री बनाया था। 1936 में देखिए यहाँ पे जब मतलब यहाँ पे भारतीयों को यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, तो कांग्रेस उस समय जीती थी और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उनको विदेश विभाग दिया था। किसको? है ना, राम मनोहर लोहिया को, है ना। अब देखिए 1937 में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे देखो 1936 बाद क्या जगह 1937 आएगा, है ना। तो 1936 में उन्होंने यहाँ पे स्वराज क्यों और कैसे नामक हिंदी पुस्तिका प्रकाशित की, है ना। स्वराज क्यों और कैसे नामक क्या किया? यहाँ पे हिंदी पुस्तिका प्रकाशित की। और सन 1939 में युद्ध विरोधी प्रचार के लिए लोहिया प्रथम बार क्या बनाया गया? यहाँ पे बंदी बनाए गए। ठीक है ना। युद्ध में मतलब भारतीयों को यहाँ पे क्या किया जाए? शामिल किया जा रहा था ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में वो भारतीय शामिल नहीं होंगे, इसलिए वो क्या करते थे? यहाँ पे उसका विरोध करते थे। इसलिए युद्ध विरोधी प्रचार के लिए लोहिया प्रथम बार क्या बनाया गया? बंदी बनाए गए। भूमिगत रहकर अत्यंत कुशलतापूर्वक उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या की? यहाँ पे सक्रिय भूमिका निभाई, है ना। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जुलाई 1951 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट नामक स्थल है जो बहुत ही फेमस है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों के सम्मेलन में क्या किया? यहाँ पे भाग लिया, है ना। फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत बड़े समाजवादी थे यहाँ पे, सोशलिस्ट थे। और उन्होंने 1951 में, कब? 1951 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यहाँ पे समाजवादी सम्मेलन में क्या किया? भाग लिया। वे कांग्रेस समाजवादी दल जो कब बनी थी? यहाँ पे 1934 में बनी थी, है ना। 1934 में संस्थापक में से एक थी, मैंने बताया था। फिर 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन बुलाने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रूप में उन्होंने समाजवाद और गांधीवाद को साथ मिलाने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे गांधीवाद और समाजवाद कैसे साथ साथ आएंगे, इसको मिलाने का प्रयास किसने किया? राम मनोहर लोहिया ने किया, है ना।
अब देखिए यहाँ पे लोहिया का व्यक्तित्व और विचार प्रणाली बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत विस्तृत है बोलना चाहिए एक प्रकार से। उन्होंने मार्क्स और गांधी, है ना, देखिए मार्क्स और हेगल से प्रभावित थे ही थे वो, है ना। और यहाँ क्या करें, यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे समाजवाद, है ना, समाजवाद। और यहाँ पे गांधीवाद, है ना, गांधीवाद, यहाँ पे ये गांधीवाद हो जाएगा। तो गांधीवाद और समाजवाद को मिलाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन न वे पूरे मार्क्सवादी थे, मतलब पूरी तरह से मार्क्सवादी भी नहीं थे और पूरी तरह गांधीवादी भी नहीं थे, ना। वह समन्वयवादी, मतलब दोनों का मिला जुला समन्वय करके जो विचारधारा थी उसको यहाँ पे लेके चलने वाले क्या थे, यहाँ पे व्यक्ति थे, है ना। वे मार्क्सवाद या गांधीवाद का अंधानुकरण न करके सिद्धांतों के अमूल्य बातों को व्यवहार में उतारना चाहते थे। मतलब यहाँ पे आप मार्क्सवाद और गांधीवाद को आंख मूंद के इसका पालन मत करो, है ना, आंख मूंद के पालन मत करो, मतलब उसकी अच्छी बातों को, है ना, जो मूल्यवान बातें हैं उनको क्या करो, यहाँ पे व्यवहार में उतार लो। बस इतना ही क्या रहेगा यहाँ पे, काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब देखिए संक्षेप में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर कस्बे में जन्मे लोहिया स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक थे, है ना। कहाँ पे, अकबरपुर में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश यहाँ पे, है ना। और जन्म से ही लोहिया यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक थे, मतलब सोशलिस्ट यहाँ पे बोलना चाहिए थिंकर थे। पहले से समाजवादी एक विचारधारा से वो क्या थे, उत्प्रोत थे। और उनमें मतलब मार्क्स और हीगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, किसका, मार्क्स और हीगल का। उच्च शिक्षा हेतु यहाँ पे लोहिया बर्लिन जर्मनी गए थे, मैंने पहले ही बताया। उन्होंने साल टाइम सत्याग्रह, मतलब भारत नमक आंदोलन में क्या किया यहाँ पे, मतलब भारत में नमक आंदोलन जो था उस विषय में जो गांधी जी का सामाजिक आर्थिक दर्शन था उस पर 1932 में क्या करी, यहाँ पे पीएचडी कर ली। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 1932 में क्या करी, पीएचडी कर ली। और ये जो अपना भारत में नमक आंदोलन था उसको विषय को लेकर क्या कर लिया, यहाँ पर 1932 में पीएचडी कर ली, वेरी इंपॉर्टेंट। 1934 में लोहिया भारत लौटे और जो 34 में यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन में वे शामिल रहे। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मैंने बताया, यहाँ पे जुड़े। और यहाँ पे जो दबाव समूह समाचार पत्र यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट, उसके क्या बने, संपादक बने, ठीक है, ये भी अपने समझ में आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया ने भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो से क्या किया, कार्यभार संभाला और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, है ना, भूमिगत रहते हुए, है ना, भूमिगत रहते हुए अग्रणी भूमिका निभाई। और उनके रेडियो का नाम क्या था यहाँ पे, आज़ाद हिंद रेडियो। क्या था उनके रेडियो का नाम, आज़ाद हिंद रेडियो था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद लोहिया ने किसानों के हितार्थ, है ना, हिंद किसान पंचायत गठन किया, है ना। स्वतंत्रता के बाद लोहिया ने किसानों के हित हेतु यहाँ पे हिंद किसान पंचायत, क्या बोला मैंने यहाँ पे, हिंद किसान पंचायत क्या किया, गठन किया, है ना। तो देखिए यहाँ पे लोहिया ने किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए हिंद किसान पंचायत ही बना दी। पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा मुक्ति यहाँ पे और नेपाल मुक्ति, ये दो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एरिया को मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। एक तो यहाँ पे गोवा हो गया यहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेपाल मुक्ति। 1948 में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी, है ना, 1948 में क्या बोले यहाँ पे, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो, है ना। मतलब ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी मतलब कांग्रेस के अंदर ही बनी थी और इसको 1948 में क्या कर दिया गया, इसको अलग कर दिया गया और अलग से पार्टी बनी। तो इसका क्या नाम हो गया यहाँ पे, मात्र समाजवादी पार्टी हो गई, है ना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से हट गई तो समाजवादी पार्टी बची। बाद में अब और कुछ नहीं जम रहा है यहाँ पे, तो उसमें 1952 में यहाँ पे प्रजा शब्द जोड़ दिए, प्रजा समाजवादी पार्टी, है ना, ठीक है। 1955 में कांग्रेस के अवाड़ी मद्रास अधिवेशन के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़ी, है ना, ठीक है। यहाँ पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में क्या करी, फूट पड़ी। देखिए 1952 में यहाँ पे नाम चेंज कर दिया और 1955 में क्या कर गया, यहाँ पे फूट भी पड़ गई, है ना। तो फूट का कारण क्या था, यहाँ पे अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद का प्रस्ताव पारित करना, है ना। मतलब यहाँ पे कांग्रेस ने क्या कर दिया, समाजवाद का प्रस्ताव पारित कर दिया। और 1955 में लोहिया ने प्रजा समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय समाजवादी पार्टी बना ली, है ना। अब यहाँ पे प्रजा समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं है, अब भारतीय समाजवादी पार्टी का काम है। 1964 में संयुक्त समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया, है ना। मतलब प्रजा भी हट जाएगा, 1925 में प्रजा भी हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा, भारतीय हो जाएगा। अब यहाँ पे 1964 में भारतीय भी हट जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त समाजवादी पार्टी हो जाएगा। तो कैसे कैसे नाम चेंज हो रहा है, सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी, है ना। 1948 में कांग्रेस शब्द अलग कर दिया गया और सोशलिस्ट पार्टी रही। 1952 में इसमें प्रजा शब्द जोड़ा गया, मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद 1955 में मैंने क्या बोला यहाँ पे, 1955 में से क्या कर दिया गया यहाँ पे, भारतीय समाजवादी पार्टी। और 1964 में क्या बोला यहाँ पे, संयुक्त समाजवादी पार्टी। इस टाइप से अपने को क्या रखना है, इसका क्रम अपने को क्या करना है, याद रखते हुए चलना है ना। 1962 में नेहरू के विरुद्ध फूलपुर यूपी से लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा पर हार गए, है ना। 1962 में क्या बोला यहाँ पे, नेहरू के विरुद्ध यहाँ पे किसने, लोहिया ने। 1962 में नेहरू के विरुद्ध लोहिया ने फूलपुर और यूपी से लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ा। ये फूलपुर यूपी से मतलब आप भले अकबरपुर के हैं पर इलाहाबाद में जब यहाँ पे नेहरू को आप नहीं हरा सकते। नेहरू कहीं से खड़े जीतने वाले थे, ना, और बाकी किसी की नेहरू के सामने चलती नहीं थी, इसलिए लोहिया यहाँ पे हार गए। 1963 में बाई इलेक्शन फर्रुखाबाद से जीते और 1963-67 तक क्या बने, यहाँ पे लोकसभा के सदस्य रहे, है ना।
देखिए फूलपुर से खड़े हुए थे, सबसे बड़ी गलती थी उनकी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1963 में क्या फर्रुखाबाद से खड़े हुए और वो जीत गए, और 1963 से 1967 तक क्या रहे यहाँ पे लोकसभा के सदस्य रहे। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया। 1967 में आम चुनाव में गैर कांग्रेसवाद का नारा उन्होंने दिया है ना, किसका, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया यहाँ पे। मतलब कांग्रेस यहाँ पे मतलब कुछ करने के लायक ही नहीं है यहाँ पे, बस कांग्रेस बस दावे करती है, कुछ काम नहीं करती यहाँ पे। और ये कांग्रेस के विपक्ष में आकर क्या बोलना चाहिए, मुख्य रणनीतिकार बन गए। और उन्होंने इसी के लिए यहाँ पे कांग्रेस कुछ नहीं करती, इंदिरा गांधी कुछ नहीं करती, इसलिए इंदिरा गांधी क्या बोलते हैं, गूंगी गुड़िया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है नेट में कि किसने राम मनोहर लोहिया, मतलब किसने यहाँ पे इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा, तो अपने को क्या आंसर लगाना है, राम मनोहर लोहिया, है ना। लोहिया जाति प्रथा के विरुद्ध, हालांकि उन्होंने जाति प्रथा का दंश नहीं झेला, क्योंकि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब वैश्य धर्म के थे, लोहे का व्यापार करते थे उनके परिवार वाले, इसलिए इनका सरनेम लोहिया पड़ गया था, मैंने पहले बताया था। तो जाति के विरुद्ध, हाँ ठीक है, यहाँ पे जाति प्रथा का इनको प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी इन्होंने जाति के विरुद्ध यहाँ पे जाति तोड़ो आंदोलन और किसानों के लिए यहाँ पे दाम बांधो आंदोलन तथा मातृभाषा के लिए हिंदी आंदोलन चलाया। पहले क्या बोला यहाँ पे, जाति प्रथा के लिए यहाँ पे जाति तोड़ो आंदोलन, दूसरा क्या हो जाएगा, किसानों के लिए दाम बांधो आंदोलन, तीसरा मातृभाषा के लिए क्या हो जाएगा, हिंदी आंदोलन चलाया, है ना। ये हो गया भूमि सेना व 1 घंटा देश, है ना। भूमि सेना और 1 घंटा देश को दो, है ना। मतलब भूमि सेना मतलब जो भूमिगत जो सेना रहती है उसके बारे में, और कम से कम अपने को यहाँ पे 24 घंटे में से ना, हमारे पास 24 घंटे में क्या करना चाहिए, 1 घंटा देश को देना चाहिए यहाँ पे, है ना। और सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे, प्रयास किया। ठीक है, लोहिया क्या बोलते हैं, भारत पाक महासंघ बनाना था, भारत पाक को अलग अलग नहीं करना था। भारत और पाक अलग अलग होते पर वो भारत पाक महासंघ के अंदर में रहते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था, जिससे दोनों देशों के मध्य एकता बनी रहती है ना। अब पाकिस्तान अलग नहीं हो रहता इससे, है ना। अब देखिए लोहिया के प्रयासों से 1953 में रंगून में एशियाई समाजवादी सम्मेलन हुआ, है ना। लोहिया के प्रयासों से क्या बोला यहाँ पे, रंगून कहाँ पे, बर्मा में, है ना, बर्मा, है ना, बर्मा में है। तो ये बर्मा में है। तो 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन हुआ, मतलब ये लोहिया के प्रयास थे कि उन्होंने समाजवाद का नारा बुलंद किया और एशिया में समाजवादी सम्मेलन करवाया। एशियाई समाजवादी सम्मेलन और कहाँ हुआ, रंगून में 1953 में। देखिए यहाँ पे जो शूद्र जनजाति के लोग थे उनको यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, तो यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर, है ना, विश्वनाथ मंदिर में हरिजन मतलब यहाँ पे शूद्र जाति के लोगों को प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया। जाति प्रथा उन्मूलन के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, है ना, मतलब एक वर्ष से दूसरे वर्ष विवाह कराओ। सहभोज साथ में खाना, मतलब यहाँ पे रोटी बेटी का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। रोटी मतलब साथ में खाना और बेटी मतलब क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरे जाति में क्या करो, बेटी को बिहाव, है ना। भूमि वितरण हो गया, आरक्षण, वैश्य मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन उन्होंने किया। ठीक है, यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक लोहिया ने कहा कि विश्व में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वस्तुएं प्राप्त करने के योग्य हैं, एक तो ईश्वर है, यहाँ पे स्त्री, है ना। मतलब यहाँ पे नारियों का समर्थन करते थे, नारी सशक्तिकरण के वे प्रबल प्रवक्ता थे बोलना चाहिए, या पुरोधा थे बोलना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे किसको प्राप्त करना चाहिए, बोले यहाँ पे इस संसार में, इस विश्व में 2 चीज़ें ही प्राप्त करने के लायक है, एक तो अपना क्या ईश्वर है यहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगी। ठीक है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें महान योद्धा, क्रांतिदर्शी, पद दलित और शोषितों का मसीहा कहा, है ना। हालांकि वो गूंगी गुड़िया बोलते थे इंदिरा गांधी को, पर इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ करी यहाँ पे, और महान योद्धा बोला, क्रांतिदर्शी बोला, पद दलित बोला, और शोषितों का क्या बोला, मसीहा बोला। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार यहाँ पे लोहिया एक महान देशभक्त था ना। जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं, ये राष्ट्रपति भी रहे, कौन, जाकिर हुसैन, है ना। जाकिर हुसैन क्या रहे अपने यहाँ पे, राष्ट्रपति रहे हैं। तो जाकिर हुसैन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोहिया को एक महान देशभक्त, आदर्शवादी और जीवन पर्यंत विद्रोही उनको बोलते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी नेता एन.जी. रंगा ने लोहिया को क्या बोलते हैं यहाँ पे, विद्रोहियों का सरताज, मतलब विद्रोहियों के सर में जो ताज रहता है वैसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन.जी. रंगा लोहिया को विद्रोहियों का सरताज बोलते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने क्या कहा है, सच्चे समाजवाद के प्रेरक स्तंभ, है ना। तो समाजवाद का नारा उन्होंने बुलंद किया था, इसलिए अटल उनको क्या बोलते हैं, सच्चे समाजवाद के प्रेरक स्तंभ उनको बोलते हैं। परतंत्र भारत की दुर्दशा पर लोहिया ने लिखा कि सारा देश टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूट गई, मतलब सारा देश टूटा हुआ है यहाँ पे। परतंत्र भारत मतलब यहाँ पे जो दूसरों के मतलब यहाँ पे तंत्र के अधीन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सारा देश टूटा हुआ बोला उन्होंने, यहाँ पे देश की आत्मा टूट गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इतिहास में कोई और देश भी ऐसा रहा है जो इतना टूटा है, या जितना कि हिंदुस्तान, है ना। तो ये हो गया। उसका देखो यहाँ पर 1939 में जब लोहिया गिरफ्तार हुए तब महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक डॉक्टर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, है ना। महात्मा गांधी लोहिया जी के बारे में बोल रहे हैं। लोहिया जी कहाँ पे हैं, जेल में हैं। ये जेल में इसलिए थे क्योंकि 1939 में उन्होंने यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स से भारतीयों की यहाँ पे वो कर रहे थे, मतलब सेना में एडमिशन, तो उसका उन्होंने विरोध किया था। और विरोध के मतलब युद्ध विरोधी गतिविधियों के कारण 1939 में क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था ना। तो उसी प्रत्युत्तर में महात्मा गांधी ने क्या बोला, जब तक डॉक्टर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, उससे ज़्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा।
अब लोहिया की कृतियाँ देखते हैं यहाँ पे। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, है ना, एस्पेक्ट ऑफ क्या बोले यहाँ पे, सोशलिस्ट पॉलिसी यहाँ पे 1952। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, व्हील ऑफ पावर यहाँ पे 1956, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन 1960, भारत विभाजन के गुनहगार, है ना, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स गांधी एंड क्या बोले यहाँ पे, सोशलिज्म 1963 में आया। द कार्ड सिस्टम, है ना, 63 में, मतलब 3 लोग आया सर, याद रखो, मार्क्स गांधी और सोशलिस्ट, है ना। द कार्ड सिस्टम कब आया, 1964 में। फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 1965 में आया। और द मिस्ट्री ऑफ, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड ये 1965, ये इंपॉर्टेंट है ना। समाचार पत्र मैनकाइंड और जन, है ना, ये निकाला मैंने यहाँ पे। लोहिया का क्या देखते हैं, राजनीतिक विचार देखते हैं, है ना। तो उन्होंने समान नागरिक सिद्धांत दिया यहाँ पे। 1953 में अशोक मेहता के सिद्धांत, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजदूरी अर्थात कांग्रेस का सहयोग के विरुद्ध। लोहिया ने कांग्रेस और साम्यवादी, है ना, मतलब यहाँ पे अशोक मेहता क्या बोलते हैं यहाँ पे कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजबूरी, यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था कहती है पिछड़ी हुई है, और राजनीतिक मजबूरी क्या है यहाँ पे, अपने कांग्रेस का सहयोग लेना ही पड़ेगा, कांग्रेस के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर इसके विरुद्ध लोहिया क्या बोलते हैं, अपने को कांग्रेस और साम्यवादी ने दोनों से दूर रहने के लिए समान दूरी सिद्धांत दिया, है ना, मतलब अपने कांग्रेस से भी दूर रहना है और साम्यवादी से भी दूर रहना है ना। अशोक मेहता ने सीधे यहाँ पे पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाधाओं में कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा समाजवाद के निकट आ रही है, मतलब कांग्रेस की विचारधारा मतलब समाजवाद के निकट है ना। अतः भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए कांग्रेस और प्रजा समाजवादी पार्टी दल का सहयोग स्थापित हो जाना चाहिए, है ना, मतलब कांग्रेस और प्रजा समाजवादी पार्टी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं समाजवाद के करीब आ रही है। तो ऐसा अशोक मेहता बोलते थे, ठीक है। मेहता के विपरीत डॉक्टर लोहिया, ये डॉक्टर लोहिया तो मेहता से बहुत जुड़ते थे, है ना, वो मेहता को मानते ही नहीं थे कुछ आदमी। उन्होंने समान दूरी सिद्धांत तहत कहा कि प्रजा समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के साथ चुनाव संबंधी समझौते भले ही कर ले पर अटल मैत्री ना रखें, मतलब चुनाव संबंधी समझौते करना है तो कर ले पर मैत्री ना रखे। पार्टी को कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समान दूरी रखनी चाहिए, मतलब कांग्रेस से भी दूरी रखो और सीपीआई से भी दूरी रखो, सीपीआई से भी क्या रखना है अपने को, दूरी रखना है, ऐसा वो बोलते थे। किसको, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, है ना। चौखंबा सिद्धांत उन्होंने दिया यहाँ पे, 4 पिलर थ्योरी। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के सिद्धांत यहाँ पे गांधी जी के लोकतंत्र के महासागरीय तरंग सिद्धांत से मिलता जुलता है, मतलब यहाँ पे गांधी जी ने लोकतंत्र के महासागरीय तरंग सिद्धांत दिया था, मतलब तरंग ऐसे बढ़ते जाता है, यहाँ पे तरंग के धारा ऐसे करके उन्होंने बताया था कितने गांधी जी ने, तो उससे मिलता जुलता है चौखंबा सिद्धांत, है ना। तो इसमें लोहिया जी क्या बोलते हैं, चारों स्तरों में सावयव एकता है, 4 खंभे अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखे हुए हैं और एक छत के माध्यम जुड़े हुए हैं, मतलब 4 खंभे हैं यहाँ पे और छत के माध्यम से क्या हुआ, जुड़े हुए हैं, ठीक है। 4 खंभे क्रम से यहाँ पे ग्राम में मंडल, प्रांत में केंद्र सरकार। लोहिया इन खंभों की संख्या बढ़ाकर विश्व संसद या विश्व सरकार भी स्थापित करना चाहते थे ना, मतलब क्या बोला मैंने यहाँ पे, विश्व संसद और विश्व सरकार स्थापित करना चाहते थे, जो 5वां खंभा है, ठीक है ना। 4 खंभे हो गए, 4 खंभे मतलब क्या जाएगा, ग्राम मंडल प्रांत केंद्र, ये पहला खंभा ये हो गया, ग्राम मंडल प्रांत और केंद्र, और 5वां क्या हो जाएगा यहाँ पे, विश्व संसद, है ना। तो ये हो गया। लोहिया ने जिला स्तर पर कलेक्टर के पद को समाप्त करने के लिए कहा, क्योंकि प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रतीक है, मतलब प्रशासनिक को क्या कर देता है, केंद्रीकृत कर देता है। लोहिया का चौखंबा राज्य गांधी के ग्राम स्वराज की धारणा से अलग है ना। लोहिया के चौखंबा से राज्य क्या है यहाँ पे, गांधी की ग्राम स्वराज की धारणा से अलग है। गांधी की ग्राम स्वराज में ग्राम आत्मनिर्भर है, मतलब ग्राम क्या आत्मनिर्भर है, प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर है, दूसरे गांव डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे लोहिया जी क्या बोलते हैं, गांव क्या है, एक दूसरे के ऊपर अनुसरते, मतलब गांव एक जो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, ऐसा लोहिया बोलते थे, है ना। लोहिया ने अपनी प्रसिद्ध कृति एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसी 1952 में चौखंबा राज्य की अवधारणा दी है। किसकी, चौखंबा राज्य की अवधारणा दी है। चौखंबा राज्य में समुदाय द्वारा समुदाय के लिए, है ना, समुदाय द्वारा समुदाय के लिए, है ना, सामुदायिक शासन स्थापित करना है, मतलब यहाँ पे समुदाय द्वारा समुदाय के लिए तो सामुदायिक शासन क्या करना है, स्थापित करना है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे 7 क्रांति, है ना। तो 7 क्रांति किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। तो सप्त क्रांति या 7 रिवॉल्यूशन क्या है, ये 7 क्रांतियाँ आर्थिक सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय और समाजवाद का आधार स्तंभ है। तो समाजवाद तो रहेगा भी यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस के ऊपर भी डिपेंडेंट है ये, है ना। सप्त क्रांतियाँ 1966 में कोटा में पार्टी अधिवेशन प्रथम बार क्या की गई, घोषणा की गई थी, है ना। तो सप्त क्रांति क्या है भाई, यहाँ पे स्त्री पुरुष में समानता हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रंग भेद और प्रजाति भेदभाव विरोध हो, ये भी अच्छी बात है। जाति प्रथा उन्मूलन, ये तो बहुत अच्छी बात है। विदेशी गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता और विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति, है ना। विदेशी गुलामी के लिए स्वतंत्रता और विश्व लोक राज्य की क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्रांति। आर्थिक असमानता का उन्मूलन करना, आर्थिक असमानता को क्या करना है यहाँ पे, दूर करना। निजी जीवन में
अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध यहाँ पे लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति, है ना। लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। यहाँ पे सत्याग्रह में विश्वास व हथियारों का निशस्त्रीकरण, है ना। तो सत्याग्रह में क्या करना अपने यहाँ पे विश्वास और हथियारों को क्या करना है यहाँ पे निशस्त्रीकरण करना। ये 7 यहाँ पे उन्होंने सिद्धांत दिए थे। इसको भी यहाँ पे सप्त सिद्धांत उनका बोला जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोहिया के 4 सूत्री कर्म क्या थे यहाँ पे, युद्ध में भर्ती नहीं होना चाहिए, इसलिए 1939 में उनको जेल हो गई थी, है ना। 1939 में जेल इसलिए हुई थी, युद्ध में भारतीयों को भर्ती मत करो, देसी रियासतों का अंदर होना चाहिए यहाँ पे, ताकि कोई युद्ध में ना जाए। युद्ध कर और कर्ज को मंजूर न करना और नहीं अदा करना, मतलब यहाँ पे युद्ध के लिए जो कर और कर्ज यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा लगाया जा रहा है उसको नहीं मंजूर करना और नहीं अदा करना। ब्रिटिश माल जहाज़ों से माल उतारने और लादने से इनकार करना, मजदूरों का संगठन, है ना। तो ये यहाँ पे 4 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बनाए थे। इतिहास का चक्र सिद्धांत, वर्ग एवं वर्ण परिवर्तन सिद्धांत, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ हिस्ट्री उन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पे 1955, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, लोहिया के अनुसार इतिहास सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, जैसा कि मार्क्स और हेगल बोलते हैं। हालांकि वो मार्क्स और हेगल के विचार तो प्रभावित थे, हमने पहले ही देखा है ना। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इतिहास सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, ये चक्रीय रूप में बढ़ता है ना। इसमें देश क्या तो उभरते और गिरते रहते हैं। लोहिया ने हेगेल और मार्क्स की विपरीत द्वंद्वात्मक पद्धति से अलग व्याख्या की है। लोहिया के अनुसार जाति वर्ग ऐतिहासिक गति की 2 मुख्य शक्तियां हैं, मतलब यहाँ पे जाति और क्या बोला मैंने यहाँ पे, जाति और वर्ग, है ना। जाति और वर्ग यहाँ पे ऐतिहासिक गति विज्ञान की 2 मुख्य शक्तियां हैं। इन दोनों के मध्य लगातार द्वंद्व खींचातान चलता रहता है। किसके यहाँ पे, जाति और वर्ग के बीच क्या होता है यहाँ पे, द्वंद्व चलता रहता है ना, द्वंद्व और चलता रहता है, ठीक है। ऐतिहासिक गति विज्ञान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, इन दोनों के मध्य लगातार द्वंद्व खेतन चलता रहता है तथा इनके टकराने से इतिहास आगे बढ़ता है। भारत में दास्ता के लंबा दौर वर्ग नहीं बल्कि जाति प्रथा का परिणाम रहा, मतलब ये जाति को बहुत मानते हैं भाई यहाँ पे, वर्ग को तो नहीं मानते। जाति के कारण ही यहाँ पे भारत इतने समय तक क्या रहा है यहाँ पे, दास्ता गुलाम रहा, क्योंकि लोगों में एकता की भाव नहीं थी, है ना। अब तक मानव इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक गति के इतिहास, मतलब जाति और वर्ग के बीच यहाँ पे बस घर्षण होता रहा है ना, और कुछ नहीं, है ना। जाति और शिथिल होकर क्या हो जाती है यहाँ पे, जाति, है ना, जाति क्या होती जाती है, शिथिल होकर क्या बन जाती है यहाँ पे, वर्ग बन जाती है ना, वर्ग बन जाती है यहाँ पे, जाति और शिथिल होकर वर्ग बन जाती है, और वर्ग, है ना, वर्ग संगठित होकर जातियों को रूप धारण कर लेते हैं। कौन होता है, लोहिया, मतलब जाति ही वर्ग बन रही है और वर्ग ही क्या बन रहा है, जाति बन रहा है ना, वाइस वर्सा है। जातियाँ बंद गतिहीन निष्क्रिय रूढ़िवादी होते हैं जबकि वर्ग खुले और गतिशील होते हैं ना। जातियाँ कैसी होती है, बंद गतिहीन निष्क्रिय रूढ़िवादी होती है, जबकि वर्ग क्या होते हैं, खुले और गतिशील होते हैं। वर्ग व जाति के मध्य घड़ी के दोलक की तरह आंतरिक क्रिया होती है। दोलन क्रिया इतिहास को आगे बढ़ाती। उदाहरण स्वरूप यूरोप में अमीर वर्ग की बजाय सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ, वहीं भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय की बजाय पिछड़े और दलितों की जातियों क्या हुआ, यहाँ पे उभार हुआ। इतिहास को गति देने के लिए यहाँ पे विचार, आइडिया और मैटर, है ना, आई और एम दोनों मैटर करते हैं यहाँ पे। कौन बोलते हैं, लोहिया जी बोलते हैं। लोहिया के अनुसार घटनाओं का तर्क और इच्छा का तर्क इतिहास के मार्ग निर्धारित करते हैं, है ना। जब हेगल आत्म तत्व या प्रत्यय को सृष्टि का आधार तत्व मानते हैं, है ना, मतलब हेगल क्या करें यहाँ पे, आत्म तत्व और प्रत्यय, स्पिरिट को, है ना, स्पिरिट को क्या माना यहाँ पे, सृष्टि का आधार तत्व मानते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स भौतिक तत्व, है ना, हेगल आत्म तत्व को मान रहे हैं और कार्ल मार्क्स भौतिक तत्व को मान रहे हैं, है ना। जबकि लोहिया ने चेतन मतलब आत्म तत्व और पदार्थ दोनों को महत्वपूर्ण माना है। चेतना और पदार्थ दोनों को महत्वपूर्ण माना है। लोहिया की जातियों व वर्गों के बीच संघर्ष की धारणा इटली के समाजवादी पेरेटो के अदला बदली के सिद्धांत के तुल्य है ना। लोहिया के जातियाँ और वर्गों के बीच संघर्ष की जो, है ना, धारणा है यहाँ पे, जाति और वर्ग के बीच हमेशा संघर्ष होते रहता है यहाँ पे। तो ये जो धारणा है इटली के समाजवादी पेरेटो के अदला बदली के सिद्धांत के तुल्य है, जहाँ इतिहास में संघर्ष यहाँ पे किराया जीवियों, लगान उपजीवी भूस्वामी तथा सट्टेबाजों के मध्य होता है ना, सट्टेबाजों के मध्य होता है, ठीक है। जाति और वर्ग मतलब इनके बीच संघर्ष होता रहता है। मैंने बताया यहाँ पे जाति और वर्ग, इनके दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत हैं, तभी तो संघर्ष हो रहा है भाई, है ना। उनमें संघर्ष स्वाभाविक है। जातीय बंद वर्ग, हाँ, जातीय बंद व वर्ग क्या होते हैं, खुले होते हैं ना। लोहिया के अनुसार यह वर्गों और जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों और सभ्यता के मध्य संघर्ष इतिहास में तब तक है ना, तब तक चलता रहेगा जब तक कि मनुष्य की बुराई समाप्त नहीं हो जाती, है ना। यह तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य में बुराई समाप्त न हो जाए, है ना। मतलब यहाँ पे वर्गों, जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों सभ्यता के मध्य संघर्ष क्या होता है, चलता रहता है। लोहिया, है ना, लोहिया के चतुर्युग मतलब यहाँ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग के माध्यम से भारत में ऐतिहासिक चक्र सिद्धांत को समझाया है, जिसमें देश का उत्थान और क्या होगा, यहाँ पे पतन होगा। समाजशास्त्री सोरोकिना टाइनबी स्प्रेंगलर के चक्र सिद्धांतों की तुलना की जा, मतलब उससे तुलना आप कर सकते हो ना। साथ ही अरस्तु ने चक्र सिद्धांत के भी यहाँ पे इससे प्रेरित किया है। टाइनबी के अनुसरण करते लोहिया ने उत्तर दिया है कि समाज के भीतर वर्ग संघर्ष और बाहर, है ना,
समाज के भीतर वर्ग संघर्ष और बाहर से संबंधित, मतलब यहाँ पे लोहिया ने तर्क दिया है कि समाज के भीतर का वर्ग संघर्ष बाहर से संबंधित है ना। ठीक है। लोहिया का नवीन ईसाई समाजवाद है ना, पुस्तक मार्क्स गांधी सोशलिज्म 1963 में आई थी। 3 लोग, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया। लोहिया का समाजवाद मार्क्स और गांधीयन समाजवाद का मिश्रण है ना, तो यहाँ पे लोहिया के समाजवाद को संपन्नता और समता का संयोग के रूप में देखा जा सकता है। लोहिया का समाजवाद यहाँ पे मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद तथा गांधी के सर्वोदय, अहिंसा, सत्याग्रह तथा फेबियनवाद के मिश्रण से बना लोकतांत्रिक समाजवाद है ना। तो लोहिया का समाजवाद क्या बोला मैंने यहाँ पे, मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद, गांधी के सर्वोदय है ना, मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद, गांधी के सर्वोदय, अहिंसा व सत्याग्रह, फेबियनवाद के मिश्रण से बना क्या बना बोलना चाहिए यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद था। लोहिया को मार्क्सवाद वाली हिंसा तथा एकल पार्टी प्रभुत्व पसंद नहीं थी है ना। लोहिया को मार्क्सवाद वाली हिंसा है ना, मार्क्सवाद की हिंसा और एकल पार्टी प्रभुत्व पसंद नहीं थी, बल्कि वे गांधी के अहिंसक तरीके के अनुयायी थे, मतलब अहिंसा होनी चाहिए ना। लोहिया ने मार्क्सवाद को मरा हुआ सिद्धांत बोला और मनुष्य व्यवस्था बोलते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को किसानों में कोई जगह नहीं थी ना। मार्क्स के वर्ग संघर्ष में क्या बोला, किसानों के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मार्क्स किसानों को संपत्ति के स्वामी व भोजन के लिए ऊंची कीमत लेने वाला शोषणकर्ता मानते थे। मतलब मार्क्स क्या बोलते थे, संपत्ति का स्वामी है ना, वह मतलब भोजन के लिए ऊंची कीमत लेने वाला शोषणकर्ता किसानों को मानते थे। जबकि लोहिया लेनिन और माओ की तरह कृषकों को महत्वपूर्ण मानते थे ना। मतलब लेनिन भी किसानों को महत्वपूर्ण मानता है, माओ भी किसानों को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि मार्क्स के यहाँ पे किसानों को सही नहीं मानते थे। मार्क्स ने गरीबी और वर्ग के को महत्व दिया, वहीं मार्क्स ने गरीबी और वर्ग को महत्व दिया है ना, वहीं यहाँ पे गरीबी किसानों को महत्व नहीं दे रहा, जब वहीं लोहिया ने गरीबी और जाति को महत्व दिया है ना। तो ये वर्ग को महत्व दे रहा है, ये जाति को महत्व दे रहा है, मतलब लोहिया के साथ हमेशा जाति ही जुड़ेगा, याद रखना है ना। लोहिया के अनुसार गरीबी व सामाजिक विभाजन अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे की दुर्बलताओं के पर फलते फूलते हैं ना। मतलब गरीबी और सामाजिक विभाजन क्या अंतर संबंधित हैं। लोहिया के अनुसार गरीबी के सिद्धांत खिलाफ युद्ध तभी कामयाब होगा जब वह साथ साथ जाति के खिलाफ भी हो ना। लोहिया के अनुसार है ना, लोहिया के अनुसार समाजवाद का विचार काफ़ी समय तक यहाँ पे पूंजीवाद और सामाजिक समूह के पीछे रहा है। मतलब समाजवाद कहीं ना कहीं दब के रह गया है लोहिया का, और उसको किसने दबाया है यहाँ पे, पूंजीवाद और साम्यवाद ने दबाया है ना। मतलब समाजवाद उधार की श्वासों, मतलब श्वास के ऊपर क्या रहा है, जीवित रहा है। अब देखिए यूरोपीय समाजवाद में लोकाचार, इथोस और उत्साह ईलान का अभाव है ना। यूरोपीय समाजवाद में लोकाचार का अभाव है और उत्साह का अभाव है, परिणामस्वरूप वहाँ समाजवादी चिंतन नष्ट हो गया। जबकि भारत में जिंदा है, कौन किसने जिंदा रखा है, लोहिया ने है ना। गांधी से भेद यहाँ पे, लोहिया के अनुसार गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा, ग्रामीण गणतंत्र, चरखा अर्थशास्त्र, ट्रस्टीशिप सिद्धांत बेहद कल्पनाशील है ना। मतलब यहाँ पे कल्पनाओं में ही सत्य है। यहाँ पे कहाँ यहाँ पे ग्रामीण स्वतंत्रता रहेगी, ग्राम की अवधारणा बोलते हैं, चरखा अर्थशास्त्र, कहाँ इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ आ गई हैं और कहाँ चरखा सिद्धांत अभी चलेगा है ना। ट्रस्टीशिप, कौन से यहाँ पे करोड़पति के आप उसको छीन के यहाँ पे गरीबों को बांट दोगे, तो ये सब इसको यहाँ पे कल्पनाओं का ही यहाँ पे मूल्य मानते हैं। कौन, लोहिया जी। ये वास्तविक रूप से संभव नहीं है ना। लोहिया ने नेहरू के समाजवाद ढकोसला मानते हैं है ना। उनके शब्दों में एशिया में उदारवादी नेता नेहरू एक ढोंगी और केवल शब्द जाल वाला व्यक्ति है ना, जिसमें यथार्थ का अभाव है। मतलब उसमें अर्थ तो है ही नहीं उनके समाजवाद में है ना। भाषण में समाजवादी लेकिन कार्य में अनुदारवादी है। कौन, नेहरू। लोहिया के अनुसार गरीबी के समान बंटवारे का काम समाजवाद नहीं बल्कि समृद्धि के अधिक से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है। मतलब यहाँ पे गरीबी के समान, मतलब गरीबी के आप समान बंटवारा कर दिए समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि के अधिकार से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है ना। धर्म के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनका प्रसिद्ध कथन है, धर्म दीर्घकालिक राजनीति तथा राजनीति अल्पकालिक धर्म है। ये बहुत ही बड़ा वक्तव्य है, ये राम मनोहर लोहिया का था। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें एक दूसरे से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म और राजनीति को एक दूसरे को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए है ना। लोहिया ने यूरोपीय समाजवाद की बजाय एशिया के लिए ज़्यादा मौलिक समाजवाद की रूपरेखा रखी, क्योंकि एशिया का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पर्यावरण क्या है, अलग है ना। एशिया में धर्म, जाति, प्रजाति, राजनीति का अजीब घालमेल है। नौकरशाह राजनीतिक उद्योगपतियों को नई उदित हुआ है। मतलब एशिया में बहुत सारी दिक्कतें, ऐसा बोल रहे हैं। लोकतंत्र राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसा कौन बोल रहे हैं, लोहिया जी बोल रहे हैं। लोहिया का तर्क था कि मार्क्स ने तीसरी दुनिया की विशिष्ट और असाधारण दशाओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया है ना। लोहिया का तर्क था कि मार्क्स ने तीसरी दुनिया की विशिष्ट और असाधारण दशाओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया। मार्क्स ने उत्पादन की एशियाई प्रणाली से बात तो की, पर यह मूलभूत मुद्दों को बचाने की क्या थी, चाल थी है ना। तो देखिए यहाँ पे नवीन समाजवाद के 4 आधारित स्तंभ कौन से हैं, समानता, लोकतंत्र है ना, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। मतलब समानता रहनी चाहिए ना, समानता रहनी चाहिए। लोकतंत्र तो भाई रहने चाहिए, लोकतंत्र रहने चाहिए, लोकतंत्र रहने चाहिए। उसके बाद अहिंसा रहनी चाहिए, अहिंसा। और उसके बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, विकेंद्रीकरण है ना,
विकेंद्रीकरण में रहना चाहिए। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बोला किसने, लोहिया ने, है ना। तो 4 आधार स्तंभ उन्होंने नवीन समाजवाद के बताए हैं, है ना। तो इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।